इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनसी एक्चुअली पहले, बेटा बातचीत मत करो बीच में, आईएनयू थी, इंडियन नेशनल यूनियन। ये हमारे देश की बनी पार्टी थी और एक आदमी थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ध्यान से सुनना इस कहानी को। इन्होंने पढ़े लिखे थे, बनर्जी, बोस और घोष सरनेम आपको बंगाल साइड में मिलेंगे। तो ये एक पढ़े लिखे आदमी थे। इन्होंने उस ज़माने में एक यूनियन बना दी, नाम रखा इंडियन नेशनल यूनियन। ये 1884 की घटना है। फिर इन्होंने कहा भाई मैं इसकी मीटिंग रखूँगा, तो मीटिंग रखने को डिसाइड किया है, अगले साल मीटिंग रखेंगे, अगले साल तक कुछ मेंबर्स को जोड़ लेंगे। वो मीटिंग डिसाइड हुई 1885 में, लेकिन कहते हैं भैया जो नियति में लिखा है वही होगा। उस मीटिंग में ये खुद नहीं पहुँचे। जब आईएनयू की मीटिंग हुई तो उसमें ये नहीं पहुँचे और वहाँ पहुँचे 72 सदस्य। और वहाँ एक सबसे बुजुर्ग आदमी जिनका नाम था दादा भाई नौरोजी, उन्होंने कहा कि आईएनयू को इंडियन नेशनल यूनियन से चेंज करके आईएनसी बना देते हैं। सी का मतलब कांग्रेस और आई का एज इट इज़ इंडियन नेशनल यूनियन अब क्या बन गई, कांग्रेस। एक्चुअल में कांग्रेस वर्ड हमारा नहीं है, तुम्हारे दिमाग में एक पार्टी आती है, पर कांग्रेस बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल होता है, इंपॉर्टेंट लोगों के समूह को, दल को कांग्रेस कहा जाता है। तो ये वर्ड इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे देशों में ये वर्ड इस्तेमाल होता है। बहुत सारे देशों की संसद का नाम ही कांग्रेस है, जैसे हमारी संसद ना पार्लियामेंट, ऐसे वहाँ की संसद का नाम कांग्रेस होता है। तो इसका मतलब था ग्रुप ऑफ पीपल। अब अगर ध्यान से देखें तो लोग ही तो इकट्ठे हुए थे यहाँ। कितने लोग इकट्ठे हुए थे? तो ये कहा कि यूनियन नहीं कहते, हम इसका नाम रख देते हैं आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये सजेशन किसने दिया? जिसकी ये ओरिजिनली संस्था थी वो तो आया ही नहीं। कौन नहीं आया? और इस तरीके से आपके देश में आईएनसी की पहली बैठक मान ली गई कि ये आईएनसी की पहली बैठक हो गई। इस बैठक के पीछे ना दो अंग्रेज़ों का भी दिमाग और काम चल रहा था। अब ध्यान से बोर्ड पे देखो, एक अंग्रेज़ है जो लॉर्ड है। लॉर्ड है तो आपका देश संभालता होगा, हेड होगा, उसका नाम है लॉर्ड डफरिन। अब आप सबको पता है कि हमारे देश में 1857 के रिवोल्ट के बाद यहाँ जितने लोग आते थे उन सबको हम कहते थे ये भारत में वायसराय, इन प्लेस ऑफ किंग आए हैं। और उन सब के नाम के आगे लिखा होता था लॉर्ड, क्योंकि वो जिस संस्था से ब्रिटेन में उठ के यहाँ आते थे उसका नाम था संस्था का हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो आपके यहाँ जो आया तो आपने उसके नाम के आगे लॉर्ड लिख दिया, इसीलिए अंग्रेज़ों के नाम के आगे लॉर्ड शब्द का इस्तेमाल किया गया था। हम बहुत लोग सोचते हैं कि लॉर्ड क्यों कहते हैं, भगवान क्यों कहते हैं, वो इस कारण से कहते हैं। तो लॉर्ड डफरिन 1885 में जब आपकी ये कांग्रेस बनी, जो वास्तव में इंडियन नेशनल यूनियन थी, तब यहाँ के हेड थे। तो बहुत लोग कहते हैं कि डफरिन का कहीं ना कहीं एक मन रहा होगा तभी बन पाई, ना मन होता तो कैसे बनती। कुछ लोग कहते हैं कि इन्हीं का मूल विचार था, इनके मन में ये बात थी, इनका थॉट था, लेकिन इन्होंने ये खुल के स्पष्ट नहीं कहा। इनके बिहाफ पे काम किया एक दूसरे आदमी ने, जिसका नाम है ये अपना क्या नाम है इसका, A.O. ह्यूम। अब ये ह्यूमस नहीं बेटा, ह्यूम है। ह्यूमस तो हमारे यहाँ वो जो खाद होती है उसको इस्तेमाल करते हैं ना, तो A.O. ह्यूम है, ऑक्टेवियन ह्यूम है इसका नाम। ये आदमी एक अंग्रेज़ है, और अंग्रेज़ भी बेसिकली क्या है, ये अंग्रेज़ों के देश का नहीं है, ये स्कॉटलैंड का है। हम सब जानते हैं अंग्रेज़ बहुत चालाक हैं, इन्होंने अपने देश में भी आसपास के लोगों पे कब्जा कर रखा है। जैसे अगर एक पट्टी को आप मैप में देखते हैं जिसको आप यूके कहते हैं, तो इसमें नीचे एक जगह है जिसको वेल्स कहा जाता है, उसके ऊपर एक शहर है इंग्लैंड, और उसके ऊपर है स्कॉटलैंड, और इस तरफ का हिस्सा है ये आयरलैंड। तो इन इंग्लैंड वालों ने बड़ी चालाकी से, समझदारी कह लो, चालाकी कह लो, इन्होंने पहले इनको कहा कि भैया तुम्हारा देखो सब कुछ हमारे जैसा है, रंग रूप कदकाठी सब एक जैसा है, हम एक ही हिस्सा बन जाते हैं। तो इन लोगों ने इनके अंडर रहना, ठीक है भैया तुम और हम एक जैसे, यही बात इनकी बुद्धि में डाल दी। और ऐसे करते करते इस ब्रिटेन, जिसको आप कहते हो ग्रेट ब्रिटेन, इसने इन सबको अपने अंडर ले लिया। इंग्लैंड ब्रिटेन का ही तो शहर है, तो ब्रिटेन इन सब का मुखिया बन गया और इसने अपना नाम कर लिया ग्रेट ब्रिटेन। तो ब्रिटेन कहें तो सिर्फ इतना हिस्सा था, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन में ये सब आ गए। फिर धीरे धीरे इसने सोचा अड़ोसी पड़ोसी पे भी कब्जा कर लेता हूँ, और इसने आयरलैंड में जाके ये बातचीत की, तुम हमारे जैसे हो हम तुम्हारे। नहीं नहीं, तुम अलग हम अलग, हम तुम्हारी बातों में आएंगे नहीं, स्कॉटलैंड आ गया होगा।
तो इसने सोचा कैसे इसके घर में कलेश कराऊं, इनकी लड़ाई करवा दी क्रिश्चियंस की आपस में। आप सबको पता होगा हर धर्म में आगे जाके बंटवारा होता है, जैसे हिंदू धर्म में भी वैष्णव धारा अलग है और ये अपना शिव जी के शैव वाले अलग हैं, ऐसे हीनयान महायान सुने ना सबने, ये शिया सुन्नी दिगंबर श्वेतांबर। तो इन क्रिश्चियंस में भी एक थे पुराने ईसा मसीह की बातों को एज इट इज़ फॉलो करने वाले, और दूसरे थे जो उनकी बातों को समय के अनुसार काटने वाले। तो एक जो पुराने वाले थे ना, इनको कहा जाता है कैथोलिक। कैथोलिक्स के देखें चर्च, कैथोलिक चर्च लिखा होता है। और दूसरी विचारधारा जो नौजवान लड़के जिसके पीछे चल पड़े थे वो कहलाए प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट क्यों कहलाए? क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट किया, एक तरह से विरोध किया पुरानी बातों का और कहा भैया ज़माना बदलेगा। ईसा मसीह ने ये नहीं कहा था कि रिजिड होके बैठ जाना, समय के साथ बदलाव ज़रूरी है। तो इनके घर में कलेश करा के और इन ऊपर वालों को पता नहीं कैसे बरगलाया, इन्होंने बहलाया फुसलाया और अपने फेवर में कर लिया। तो ये जो ऊपर का हिस्सा था ना आयरलैंड का, उत्तरी आयरलैंड, इसने कहा मैं भी इनकी बातों से सहमत हूँ, इनके जैसे काम करूँगा। तो फिर ये तीनों प्लस आयरलैंड का उत्तरी हिस्सा, इसे नाम दे दिया गया यूनाइटेड किंगडम। इन सब का राजा महाराजा महारानी एक हैं, जो वास्तव में किसके हैं? इंग्लैंड के। यूनाइटेड क्यों कहते हैं समझ में आ गया? ये सारी कहानी है ब्रिटेन की, या इंग्लैंड कह लो, ब्रिटेन कह लो, यूके कह लो, कुछ भी कह लो। अब सोचो ये सब अपने आप को एक मानते हैं, पर हम सब जानते हैं इनका लीडर तो यही है, इससे ऊपर तो कुछ नहीं है। तो स्कॉटलैंड के लड़के भी उस ज़माने में सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देते थे। इन सबको सिखा रखा था कि हम राज कर रहे हैं और तुम भी पढ़ोगे तो तुम भी राज करोगे इंडिया पे। तो स्कॉटलैंड का एक आदमी जिसका नाम है A.O. ह्यूम, जब ये नौजवान था इसने मेहनत की और ये पेपर पास करके इंडिया में एक बड़े अधिकारी के रूप में आ गया। जब ये आ गया तो कुछ साल काम करके रिटायर भी होगा आदमी, हर आदमी के एज के बाद रिटायर होगा। रिटायर हुआ तो फिर इसने एक तरह से बढ़ावा दिया कि कांग्रेस बननी चाहिए। एक्चुअल में मूल विचार था डफरिन का, लेकिन डफरिन सामने नहीं आए। सामने किसका नाम आया? अब ये रिटायर्ड अधिकारी है। आगे जाके पता क्या हुआ? कुछ साल तो ठीक चला, बाद में इस A.O. ह्यूम ने, इसके पड़ोस में था ना ये बड़ा सा भी मैंने एक बनाया था, क्या था जो नहीं मान रहा था इनकी बात? आयरलैंड। यहाँ पे ना एक खास चीज़ थी, यहाँ के क्रांतिकारी। जब ब्रिटेन इन पे पूरों पे कब्जा करने के चक्कर में था तो यहाँ के लोकल कुछ जवान लड़कों ने क्रांति का रास्ता इख्तियार किया और उन्होंने अंग्रेज़ों का मर्डर करना स्टार्ट कर दिया। तो अंग्रेज़ इनसे चिढ़ते थे और आयरलैंड की क्रांति की जो विचारधारा थी कि इनसे क्यों इनके पीछे बैठे रहते हो और क्यों इनको अपने से सुपीरियर समझते हो, इनको मारो, ये बात उड़ते उड़ते पूरी दुनिया में फैलने लगी। तो आयरलैंड के क्रांतिकारियों से प्रभावित थे हमारे देश के भी भगत सिंह। और भगत सिंह से लगभग 100 साल पहले 1807 में वहाँ इस तरह के लड़के जन्मे थे जिन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया था। तो आगे जाके ना जब ये आदमी A.O. ह्यूम अपने देश से अलग आयरलैंड की थोड़ी बड़ाई करेगा तो फिर ये बात इंग्लैंड वालों को रास नहीं आएगी और खुद डफरिन कहेगा कि इसका दिमाग चल गया, ये मूर्ख है, ये पागल है, ये धूर्त है। ऐसी किताबों में लिखी हैं बातें। तो कहाँ तो दोनों एक टारगेट लेके आगे बढ़ रहे थे कि कांग्रेस बनाएंगे। विचार इसने दिया, नाम इसने दिया, लेकिन आगे जाके जब ह्यूम ने कहा कि क्रांति का रास्ता भी गलत नहीं है तो फिर डफरिन ने कहा कि ये घटिया आदमी है, ये गद्दारी कर रहा है हमारे देश के साथ। तो दो अंग्रेजों का नाम, जैसे दो इंडियंस का नाम था ना, किस किस का? सुरेंद्र का और दादा का। सुरेंद्र ने तो काम किया था, स्टार्टिंग में क्या बना दी थी? INU। इसी की बैठक आगे जाके बनी INC। ये सी नाम, सी मतलब क्या है? कांग्रेस। कांग्रेस मतलब ग्रुप ऑफ पीपल। ये नाम किसने दिया है? दादा। दादा को ये अंग्रेजी नाम कैसे आया? क्योंकि दादा पढ़े लिखे थे, घूमते रहते थे, वो जानते थे कांग्रेस का मतलब है, महत्व है, तो उन्होंने नाम दिया कांग्रेस। ये हो गए हमारे सामने 4 लोग, 2 अंग्रेज और 2 इंडियन। अब जब इसकी बैठक हुई ना कांग्रेस की पहली, तो उसमें पहला अध्यक्ष बना जो, वो 5वां एक कैरेक्टर है इसी संस्था से जुड़ा जिसका नाम है WC बनर्जी। तो 5 क्वेश्चन बन गए इस एक लाइन के ऊपर। वो 5 जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर तुम्हें टिक करना है। कौन कौन सा नाम है? सबसे पहले मैंने नाम किसका लिया? डफरिन का। फिर मैंने नाम लिया अंग्रेजों में A.O. ह्यूम का। फिर मैंने नाम लिया अपने यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, SN बनर्जी। फिर मैंने नाम लिया दादा का और लास्ट नाम लिया WC का। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। अगर वो कहें मूल विचार किसका था? डफरिन का। लेकिन सामने कौन लाया? पहली बैठक जो हुई उसमें कौन नहीं पहुंचा?
लेकिन एक्चुअल में तो संस्था इसी ने बनाई थी। इसने किस नाम से बनाई थी? जिसको आईएनसी नाम किसने दिया? उसमें कितने मेंबर पहुंचे और उनका हेड कौन बना? तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। क्लियर सबको? ये इस तरह से संस्थाएं काम करने लगी। शुरू शुरू में ना इसको अंग्रेजों ने बढ़ावा दिया, ये कह के कि हाँ ये प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा, आके इस पे बातें करो। कारण था, मैंने आपको दो बताए होंगे विचार। एक सोच रहे थे कि ये हमारे लिए सेफ्टी वाल्व की तरह काम करेगी। ये मैंने समझाया था आपको। सेफ्टी वाल्व क्या काम करती है? प्रेशर कुकर में अगर कभी उसकी विसल ना आए, प्रेशर मेंटेन हो, तो उस ढक्कन पे एक छोटी सी वाल्व होती है, वो अंदर गिर जाएगी ताकि प्रेशर क्रिएट होकर ब्लास्ट ना हो, कोई मरे ना। तो लोगों की भावनाओं को बाहर निकालने के लिए वो बड़ी क्रांति, विद्रोह ना करें जैसे हमने 1857 में किया, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले। तो सेफ्टी वाल्व की तरह ये प्लेटफॉर्म था। लोग जाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, अपनी भड़ास निकालेंगे, इमोशनल जो उनको फील हो रहा है कहेंगे, वापस घर आके चैन की सांस लेंगे, सोएंगे आराम से, फिर हमारे खिलाफ क्रांति नहीं करेंगे। ये थॉट था A.O. ह्यूम का। लेकिन हम इंडियंस भी इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, हम भी अपनी एक अलग सोच डेवलप कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस बनती है तो हमें बहुत फ़ायदा है। कैसे? हम लोगों पे अंग्रेज़ों के गुस्से की गाज गिरी थी 1857 की क्रांति में। हमारे सारे बड़े लीडर्स दिल्ली में बिल्कुल भरे चौक में फांसी पर लटका दिए थे। तो हमें भी डर था कि भैया ऐसे सारे लीडर्स मरते जाएंगे तो हम तो बिल्कुल देश में कोई लीड ही करने वाला नहीं बचेगा। हमें फील होता था कि कांग्रेस हमारे इंडियंस के लिए तड़ित झंझा के रूप में काम करेगी। तड़ित झंझा क्या होता है? जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपने देखी हैं, बिजली गिरती है तो बिल्डिंग्स डैमेज नहीं होती, खत्म नहीं होती। कारण उन सब में इस तरह की फिटिंग कर दी जाती है ना कि वो बिजली एकदम से जैसे अगर गिर भी जाए तो तुरंत वो अर्थ के उसमें कन्वर्ट होकर नीचे चली जाए ज़मीन पे। हमने कांग्रेस को अंग्रेज़ों के गुस्से से बचने और ये हमें ख़त्म ना कर दें, हमारे लीडर्स को झूठ मूठ के मामलों में फंसा के, हमने इसको ऐसे इस्तेमाल किया। तो हमें दिखा कि ये हमें अंग्रेज़ों के गुस्से की गाज से बचा लेगी। गाज मतलब बिजली। उन्होंने सोचा हम सेफ रहेंगे, ये इंडियंस पागलों की तरह इकट्ठे होकर क्रांति नहीं करेंगे। दोनों की अपनी समझ थी। इंडियंस इसको यूज़ करना चाहते थे तड़ित झंझा की तरह कि जो हमारे ऊपर गुस्सा ना एकदम से हमारे यहाँ मार काट ना बजे, और अंग्रेज़ अपनी सेफ्टी वाल्व की तरह। दोनों का म्यूचुअल फ़ायदा था, इसीलिए कांग्रेस को बढ़ावा मिला। शुरू में कांग्रेस का जो स्वरूप था ना, वो कहते हैं धर्मनिरपेक्ष था। कारण अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति पाति के आदमी इसमें अध्यक्ष बनेंगे। जैसे इसमें दादा को अध्यक्ष बनाया जाएगा सेकंड टाइम में। पहला अध्यक्ष कौन बना? भी पीछे लिखा था, डब्ल्यू सी बनर्जी के बाद, बनर्जी हिंदू थे, फिर बने दादा थे पारसी, फिर बने बदरुद्दीन तैयब जी मुसलमान, फिर बने जॉर्ज यूले अंग्रेज क्रिश्चियन। इसका मतलब हिंदू भी बने, मुस्लिम भी बने, क्रिश्चियन भी बने, पारसी भी बने। अगर ध्यान से देखें तो ये तीनों माइनॉरिटी तो कहलाते हैं। आपके देश में दो ग्रुप है ना, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया ना कि 6 कम्युनिटीज़ को माइनॉरिटी का दर्जा दिया। किस किस को? मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी। इस टाइम सुप्रीम कोर्ट एज सच नहीं था, लेकिन फिर भी अगर आज सुप्रीम कोर्ट इनको माइनॉरिटी कह रहा है तो भी तो माइनॉरिटी रही होंगी ना, संख्या कोई घटी तो होगी नहीं। इसका मतलब माइनॉरिटीज़ को भी इम्पोर्टेंस दी गई, सिखों को भी इम्पोर्टेंस दी गई, हिंदुओं को भी, मुसलमानों को भी, पारसियों को भी। इसीलिए हर आदमी कांग्रेस को पसंद करने लगा। और देखते देखते कांग्रेस के नंबर ऑफ जो इसके ये होते हैं ना, जो काम करने वाले आदमी होते हैं, कार्यकर्ता, ये बढ़ते गए। स्टार्टिंग हुई थी 72 से, देन 400 प्लस, फिर 600 प्लस, 800 प्लस, और कुछ समय बाद तो गिनती कर ही नहीं पाए, इतनी भीड़ इकट्ठी होने लगी। इसने 20 साल काम किया, बहुत शांत तरीके से हर चीज़ को एप्लीकेशन फॉर्म में लिख के ले जाते, और जो सबसे बड़ा अधिकारी था वायसराय, उसको दे आते। वायसराय इनको बैठाता, चाय पानी पिलाता, और जैसे ही ये निकलते कमरे से बाहर, इनकी एप्लीकेशन को बिना पढ़े ऐसे करके जैसे कबाड़ हो और कूड़े की रद्दी की टोकरी में फेंक देता। उसने 20 साल तक किसी वायसराय ने हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उन 20 सालों में पता है क्या हुआ? लोगों के दिमाग में नए नए आइडियाज़ आने लगे। ये 72 लोग जिन्होंने स्टार्ट किया था काम, ये जानते थे कि अभी इंडियंस का दिमाग उतना मैच्योर नहीं है कि वो क्रांति करें। इन्होंने लोगों को मेंटली प्रिपेयर किया, और जब मेंटली प्रिपेयर किया तो लड़ाई नहीं करनी थी। तब कौन से वादी चल रहे थे? उदारवादी। इन्हीं को हम कहते हैं, बहुत ये काइंड हार्टेड टाइप के लोग थे, एप्लीकेशन लिखते थे। इनको फेथ था कि शायद अंग्रेज हमारा भला करेंगे।
अगर ये फेथ ना करते तो अंग्रेजों का कुछ नहीं उखाड़ सकते थे, अंग्रेजों का कुछ नहीं बिगड़ना था। अंग्रेज तो 2 मिनट लगाते खत्म कर देते। तो एक तरह से हम सेफ बैठे रहे, हमारे ऊपर अंग्रेजों की गाज नहीं गिरी। और उन 20 सालों में उदारवादियों ने लोगों तक अलग अलग आइडियाज़ फैला दिए कि हमें क्या करना चाहिए, एक बैकग्राउंड तैयार कर दिया। इस बैकग्राउंड का फ़ायदा उठाया आगे जाके नौजवान लड़कों ने, जिनमें 3 के नाम तुम जानते हो, लाल, बाल, पाल। तो उदारवाद ने ना बैकग्राउंड क्रिएट करने का काम किया। एकदम से क्रांति कोई नहीं कर सकता, क्रांति के लिए पहले भीड़ तैयार होनी चाहिए। चलो पहले इतना पढ़ेंगे बुक से, फिर आगे बढ़ेंगे। पेज 97 पे आ जाओ। 97 में बिल्कुल नीचे हेडिंग है, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण, फर्स्ट फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट 1885 टू 1905, 20 साल। पहली हेडिंग देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, इसको शॉर्ट में INC कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहला पॉइंट पढ़ो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी, क्या एक्चुअल में ये अंग्रेज था या स्कॉटलैंड का था? ये स्कॉटलैंड का था, लिख लो यहाँ स्कॉटलैंड, ये स्कॉटलैंड देश का था। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, AO ह्यूम शॉर्ट में इसका नाम, इसने 1885 में की। आगे पढ़ो, ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी, जिसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर, इसको अंडरलाइन कर लो, फर्स्ट बैठक 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल, संस्कृत है ये, संस्कृति लिखा है ना, संस्कृत महाविद्यालय, इसमें आयोजित की गई। तो पहली बैठक कहाँ हुई इसकी? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। कितने मेंबर पहुंचे यहाँ? 72। किस आदमी का थॉट था ये थॉट था डफरिन का, लेकिन सामने कौन लाया? स्कॉटलैंड वाला AO ह्यूम। अगले पेज पर आ जाओ। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी, अंडरलाइन करो, दादा को क्या कहते हैं हम? नहीं कहते क्या, इनका फेमस नाम, इनको कहते हैं भारतीय राजनीति, पॉलिटिक्स के पितामह। पितामह कौन होते हैं? जो सबसे बड़े दादा परदादा होते हैं ना, उनको पितामह कहते हैं। तो ये राजनीति के पिताजी नहीं है, राजनीति के पिताजी से भी बड़ी पोस्ट पर है, राजनीति के पितामह। तो भारतीय राजनीति के पितामह कौन कहलाते हैं? दादा भाई नौरोजी। ये नौरोजी ना बेटा उस जमाने के हिसाब से आज के हिसाब से भी बहुत एडवांस है, थोड़ा सा सुन लो। इनका बर्थ ईयर है 1825, आज तुम बैठे हो 2024 में, देखे तो 25 ही मान लेते हैं, 18 से 20 का मतलब कितने साल? 200 साल बीत गए बेटा। 1825 वाले को 2025 अगले साल आ ही तो जाएगा। 200 साल पुराने आदमी के बारे में तुम आज पढ़ रहे हो। 200 साल जिंदा रहे, किताबों में विचारों में कुछ किया होगा तभी ना। ये पहले इंडियन हैं दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने अपनी जेब से पैसा खर्च करके लंदन जा जाके वहाँ के लोगों को जगाया कि यार तुम लोग जो लोगों को दुखी कर रहे हो ना, इंडिया में एक्सप्लॉइट कर रहे हो, हमारा देश भी बहुत अच्छा था, एक ज़माने में बहुत आगे था। दादा ने एक बुक लिखी थी जो मैंने आपको बताई होगी, नाम था द पार्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनके योगदान हैं ये, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने बताया कैसे भारत का पैसा बाहर जा रहा है, धन निष्कासन का सिद्धांत। पहले समझ लेना, फिर मैं लिखने का टाइम दे दूंगी, मैं खुद ही लिखवा दूंगी। पैसा कैसे निष्कासित हो रहा है, निकल रहा है, ये बताया। तो पैसा ड्रेनेज थ्योरी कहते हैं इसे, ड्रेन होती है ना नाली, तो कैसे तुम्हारा पानी के तरह पैसा बहाया अंग्रेजों ने अपने देश में, ये इन्होंने लिखा। तो पानी की ड्रेनेज थ्योरी जैसे पानी की होती है, ऐसे यहाँ पैसे की ड्रेनेज थ्योरी थी, उसके बारे में लिखा इन्होंने। 1867 में, इतने पुराने टाइम में, देश की नेशनल इनकम निकाली। आज नेशनल इनकम एक बड़ी संस्था निकालती है जिसके पास पता नहीं कितने हजार आदमी हैं, कितने लोग उसके पास काम कर रहे हैं, NSSO, CSO, बहुत दुनिया भर के, मतलब लाखों लाखों लोगों को काम दे रखा है कि आप इनकी मदद कीजिए। उस टाइम इनके पास कोई मदद नहीं थी, इन्होंने फर्स्ट टाइम भारत की नेशनल इनकम पर्सनली सारी चीज़ें गिन गिना के तब निकाली। सोचो कितने पढ़े लिखे और काबिल रहे होंगे। और इन्होंने कहा था कि भारत कोई गरीब देश नहीं है, भारत के पास उस जमाने में प्रति व्यक्ति जो पर कैपिटा इनकम थी वो 20 रुपए थी। तब 20 रुपए बहुत कीमती थे, यानी इंडिया एक रिच कंट्री था। इन्होंने ये दिखाया। और ये घटना बेटा क्रांति के 10 साल बाद की है। क्रांति कब हुई थी? 1857 ना,
तब तक तो 100 साल हो गए थे पैसा ढोते ढोते, क्योंकि अंग्रेज तो 1757 से पैसा ढो रहे थे, इनफैक्ट उससे भी पहले से। तो इन्होंने बताया कि देखो तब भी तुम अमीर थे। उससे अगले 90 साल इंडिया को बुरी तरह से खत्म किया जब वायसराय यहाँ के हेड हुए, महारानी ब्रिटेन ने खूब पैसा यहाँ से उठाया। तो इस तरह की बातें करने वाला आदमी कितना पढ़ा लिखा और काबिल रहा होगा। और इनको कांग्रेस ने भी अपने सबसे बड़ी पोस्ट पर, कौन सी थी सबसे बड़ी पोस्ट, अध्यक्ष की कुर्सी पर 3 बार बैठाया। लास्ट अध्यक्ष ये बेमन से बने थे और कह सुन के लोगों ने बनाया था। जब ये बने थे तो 1906 में ये अंतिम बार बने। इसके बाद इन्होंने कहा भाई मेरी हो गई उम्र, अब मैं कब तक अध्यक्षता करता रहूंगा। 1825 का आदमी 1906 में, तुम खुद सोचो 81 ईयर्स के आसपास उम्र आ गई। तो फिर बाद में इन्होंने कहा मैं सजेशंस दे दूंगा लेकिन मैं अध्यक्ष नहीं बन के बैठूंगा। तो दादा का योगदान बहुत बड़ा है, इसलिए क्या कहलाते हैं ये, राजनीति के पितामह। ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इनका उपनाम है। चलो पढ़ो अब आगे। अब यहाँ ऊपर 3 लाइनें लिख लो, इस पेज पे ऊपर जगह है ना, दादा भाई नौरोजी के ऊपर फर्स्ट लाइन में लिखो बुक, और बुक का नाम लिख लो द पार्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं इसलिए मैं बताती हूँ बेटा, एक्स्ट्रा मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं भी क्यों वेस्ट याद करूँ, तुम्हें भी क्यों कराऊँ। ये बहुत काम की हैं सारी बातें। द पार्टी, गरीबी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में अगर अंग्रेज ना हो तो भारत की क्या स्थिति हो, ये बुक का नाम है। और दूसरा इन्होंने नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय या भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की, राष्ट्रीय आय की गणना। तो पहला भारतीय जिसने नेशनल इनकम की गिनती की कौन था, वो दादा भाई नौरोजी 1867-68 वाले सेशन में। और कितने रुपए प्रति व्यक्ति उस जमाने में, तो हम अमीर थे बेटा, 20 रुपए बहुत कीमती थे, आज के 20 करोड़ के तरह से मान लो उस टाइम पे। क्योंकि एक, हाँ बेटा ये अब सन तो मुझे नहीं याद, वो गूगल कर लेना, क्योंकि सन ऐसे सारे याद रखना पॉसिबल नहीं, आज तक वैसे मैंने देखा भी नहीं सन, नाम पूछते हैं। और एक कौन सी थ्योरी बताई मैंने, हाँ ड्रेनेज थ्योरी, पैसे वाली, कि धन निष्कासन का सिद्धांत, कि कैसे तुम्हारा पैसा बाहर गया। ठीक है, तो 3-4 बातें हमें याद रखनी है दादा के बारे में। चलो लिख ली तीनों, पहली लाइन में बुक लिख लो, फिर उसके बाद नेशनल इनकम 1867 में, और कितनी थी वो, 20 रुपए प्रति व्यक्ति। और तीसरा लिख लेना ड्रेनेज थ्योरी, धन का निष्कासन का सिद्धांत। बस 3 बातें याद रखना, अभी आगे पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। इनके जैसे सन भी बाद में जाके पढ़ेंगे कि भाई कब कब अध्यक्ष रहे, वो अध्यक्ष का एक टेबल पढ़ेंगे तब जोड़ लेंगे। चलो अब वापस से आओ, पहला पॉइंट फिर से पढ़ के देखो। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का, इसके ऊपर लिखो INU, भारतीय राष्ट्रीय संघ का मतलब INU का नाम बदलकर इन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC लिख लो, शॉर्ट में लिख लो, फिर तुम्हें याद रहेगा। INU को INC कर दिया। किसने कहा C बना दो, दादा ने। और दादा ने किस चीज की गिनती की थी और कौन सा सिद्धांत दिया था, ड्रेनेज, धन के निष्कासन का। कौन सी किताब लिखी थी फेमस, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कई बार विदेशों के चक्कर काटे इन्होंने। चलो आगे पढ़ना। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बने व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC, यहाँ शॉर्ट में लिख लो WC बनर्जी, WC बनर्जी। आगे पढ़ना। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल 72 सदस्य, इसको टिक कर लो, 72 सदस्य। प्रमुख के नाम पढ़ लो, दादा भाई नौरोजी जो कि फेमस पढ़े हमने, फिरोज शाह मेहता भी बहुत बड़े आदमी थे, और एक इसमें टिक करना, बस ये मेन 2 ही आदमी थे। अगला पढ़ो, भारतीय राष्ट्रीय संघ जिसका अधिवेशन पुणे में होना था, इसको टिक करो, INU लिखो इसके ऊपर, भारतीय राष्ट्रीय संघ के ऊपर INU। ये बंबई में नहीं होना था, पुणे में होना था, पर वहाँ कुछ प्रॉब्लम आ गई। क्या पढ़ेंगे, पुणे में आयोजित होना था लेकिन वहाँ पर अकाल पड़ जाने के कारण अधिवेशन बंबई में आयोजित किया गया। तो 1884 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की संस्था की बैठक पुणे महाराष्ट्र में होनी थी, पर क्योंकि वहाँ अकाल पड़ गया, प्रॉब्लम फैल गई, तो वो बैठक अगले साल के लिए स्थगित कर दी गई। कब के लिए, 1885। और जगह बदलकर पुणे से कहाँ ले गए, बंबई। 100-125 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये, तो वहाँ उठा के ले गए। फिर वहाँ ले जाके नाम ही बदल दिया। क्या नाम कर दिया इसका, INU को INC कर दिया। और अजीब बात है कि जिसके सारे कामकाज थे वो प्रेजेंट ही नहीं था। कौन नहीं था प्रेजेंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 4 नाम आ जाएंगे, कहेंगे कौन नहीं था, तो सुरेंद्र नहीं थे वहाँ। चलो पढ़ो आगे।
तो भारतीय राष्ट्रीय संघ जिसका अधिवेशन पुणे में होना था, अकाल पड़ जाने के कारण बंबई में किया गया 1885। भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत, डबल टिक कर लो, अग्र मतलब आगे। तो पहले कौन सी संस्था बनी, आईएनयू या आईएनसी? आईएनयू की बैठक किसने कहाँ करनी थी? पुणे। फिर वहां अकाल पड़ा तो कहाँ गई वो? बंबई। बंबई में वो नहीं गया जिसकी वो बैठक थी, कौन था वो? तो वहां कितने मेंबर पहुंचे? 72। जिनका हेड कौन बना? नहीं, दादा नहीं बना, जिनका हेड बना WC बनर्जी। चलो आगे पढ़ो अब। डफरिन, डबल टिक कर लो, डफरिन, ये लॉर्ड डफरिन है, वायसराय था ये उस जमाने में, इसके टाइम में बनी थी कांग्रेस। आगे पढ़ लो बस। डफरिन के निर्देश पर, इसका ऑर्डर था, ये इंस्ट्रक्शन थी, ह्यूम ने, अंडरलाइन कर लो ये लाइन, डफरिन के निर्देश पर ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना, अब सिर्फ पढ़ो, इस उद्देश्य से की थी कि भारतीय जनता में बढ़ता असंतोष किसी भी रूप में उग्र रूप धारण ना करे, यानी हम क्रांति ना करें, और असंतोष की इस वाष्प को, इस गर्माहट को, इस आग को बिना किसी खतरे के कांग्रेस रूपी सुरक्षा वाल्व, डबल टिक कर लो, इनका नजरिया था कि इंडियंस के गुस्से को निकालने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना लो। ये किसका थॉट था? नहीं, ये थॉट था डफरिन का, और काम किसने किया? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम किस देश का है? स्कॉटलैंड का, रिटायर्ड ये अधिकारी है सिविल सर्विसेज से, जबकि वो वायसराय है। तो वायसराय बड़ा रैंक होता है, रिटायर्ड, अब जैसे आज कह दें एक प्राइम मिनिस्टर और एक आईएएस ऑफिसर, कौन बड़ा है? भाई ओहदा तो बड़ा पीएम का है ना, ऐसे ही। चलो पढ़ो आगे। अतः निष्कर्ष रूप में कांग्रेस की स्थापना की तत्कालीन अभिप्रेरणा और उद्देश्य संभवतः शायद ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करना, इसलिए बनी थी कांग्रेस, ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा और उस पर आए खतरे को टालना, यानी बेसिकली क्रांति ना हो, ये टारगेट था। किन लोगों का? लॉर्ड डफरिन का भी, और उसने, डफरिन ने इस्तेमाल किया एओ ह्यूम का कि तू घूम, मैं जाऊंगा तो अजीब लगूंगा। कि देखो अब सोचो, पीएम जा जाके कहीं किसी को कहे आ जाओ मेंबर बन जाओ मेंबर, तो अजीब लगेगा ना। पीएम अपनी जगह बैठा रहा, वायसराय बैठा रहा, काम कौन करता रहा? जा जाके एओ ह्यूम करता रहा। और एओ ह्यूम ने भी क्या किया? हमारे इंडियन की संस्था ही तो थी, कौन से इंडियन की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उन्होंने क्या बनाई थी? आईएनयू, उसी को तो कन्वर्ट कर दिया ना आईएनसी में, तो खास काम तो नहीं करना पड़ा। आगे पढ़ो। लाला लाजपत राय ने 1916 में, इसको टिक कर लो, लाला लाजपत राय 1916, यंग इंडिया, ये अखबार था एक, यंग इंडिया लिख लो, न्यूज़पेपर। फिर पढ़ो, में एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने कहा कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज, इसको टिक कर लो, लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज, लाला लाजपत राय। इनका बर्थ ईयर जानते हो? 1865। लाला जी का जन्म हुआ था पंजाब, मोगा जिले। लाला लाजपत राय, बर्थ ईयर क्या बताया मैंने इनका? 1865। एक बार बोर्ड पे देखो, दोनों दोस्त हैं, तिलक भी तो इन्हीं के दोस्त हैं, बाल गंगाधर तिलक, भाई लाल बाल पाल दोस्त बताए थे ना ये। तिलक को उल्टा कर दो डेट को, 1856 में, ये क्रांति से पहले जन्मे, ये क्रांति के बाद जन्मे, दोनों अच्छे दोस्त थे, दोनों ने काम किया। चलो टिक कर लो ये, लाला लाजपत राय लिख लेना, 1865 इनका बर्थ। आगे पढ़ना, 1916 में अखबार यंग इंडिया में, जैसे यंग इंडिया है ना, ऐसे ही एक अखबार न्यू इंडिया भी है। वो किसका है? वो एनी बेसेंट का है। एक वर्ड से आंसर बदलता है, लिख लो इसके ऊपर, न्यू इंडिया। ये तो यंग इंडिया है ना, तुम यहाँ लिख लो न्यू इंडिया, वो भी अखबार है, वो है एनी बेसेंट का। एग्जाम में कोई अलग अलग पेपर में अलग अलग सेट में डाल देंगे, न्यू इंडिया और यंग इंडिया। ठीक है, आगे पढ़ना। तो यंग इंडिया में एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया, ये यंग इंडिया। और दूसरा क्या लिखा तुमने? न्यू इंडिया। न्यू इंडिया किसका है? एनी बेसेंट का। एनी किस देश की है? आयरलैंड की। आयरलैंड जिस पे कब्जा करने के चक्कर में कौन था? ये इंग्लैंड। लेकिन उसमें फिर लड़ाई करवा के इसने ऊपरी वाले हिस्से पे कब्जा कर लिया। क्या नाम रख दिया उन सबका? यूके, यूनाइटेड किंगडम, कि हमारे राजा ही इनके राजा है। आगे पढ़ो। जहां अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वाल्व के रूप में की, वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने इसका प्रयोग तड़ित चालक, लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में किया, जिससे आंदोलन पर गिरने वाली सरकारी दमन की बिजली को रोका जा सके। यानी हर आदमी अपने हिसाब से चीज को देख रहा था। हम इंडियंस क्या सोच के बना रहे थे संस्था की? अंग्रेजों का गुस्सा हम पे ना निकले, हमारे लीडर्स को वैसी सजाएं ना मिले जो हमने 57 की क्रांति में देखी। वो क्यों बना रहे थे? कि ये इंडियंस, इनका दिमाग ना घूम जाए, दोबारा क्रांति ना कर दें। वो भी डर के मारे काम कर रहे थे और हम भी डर के मारे, और हमने एक साझा प्लेटफॉर्म बना लिया जिसका नाम पहले आईएनयू था, उसी का नाम क्या कर दिया? आईएनसी। तो दोनों की अपनी अपनी फायदे थे। चलो आगे पढ़ो।
आरपी दत्त कोई हुए, उन्होंने क्या कहा? कांग्रेस की स्थापना को ब्रिटिश सरकार की पूर्व निश्चित गुप्त योजना का परिणाम बताया। सिर्फ पढ़ना है ये, कांग्रेस को टिक कर लो, इसका मतलब होता है लोगों का समूह, ग्रुप ऑफ पीपल। कांग्रेस शब्द फिर पढ़ो, इसकी उत्पत्ति उत्तरी अमेरिका के इतिहास से। तो ये वर्ड कहाँ से आया? कांग्रेस, नॉर्थ अमेरिका, इसको अंडरलाइन कर लो। कांग्रेस शब्द नॉर्थ अमेरिका की हिस्ट्री से है। भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसके ऊपर लिखो INU, INU। कांग्रेस की पूर्वगामी, पूर्व मतलब पहले की संस्था, इसकी स्थापना का विचार अंडरलाइन करना, सबसे पहले डफरिन के दिमाग में आया। विचार किसका है? लेकिन डफरिन तो सबसे बड़ी पोस्ट पे, घर घर नहीं जा सकता, गांव गांव, तो उसने काम किससे करवाया? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम किस रैंक का अधिकारी है? रिटायर्ड, उस जमाने का इंडियन सिविल सर्वेंट। कहां से आया सर्वेंट बनने? स्कॉटलैंड से। आगे पढ़ना, भारतीय राष्ट्रीय संघ को INU फिर से लिख लो, संस्था का रूप एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने दिया। एओ ह्यूम ने INU को संस्था बना दिया। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने हिस्सा नहीं लिया, डबल टिक कर लो, जबकि इन्होंने क्या बना रखी थी? इन्हीं की संस्था, और यही नहीं आए, यहां लिख लो, हिस्सा नहीं को डबल टिक कर लो। नेक्स्ट, कांग्रेस के पिता कहलाते हैं एओ ह्यूम, इसको भी डबल टिक करो, इंपॉर्टेंट है। पिता कौन है? एओ ह्यूम। 5 लोगों के नाम हैं, एक एओ ह्यूम का, एक लॉर्ड डफरिन का, एक सुरेंद्रनाथ बनर्जी का, एक दादा भाई नौरोजी का, एक WC बनर्जी का। अगर कहें किसके दिमाग की उपज है, विचार है, तो डफरिन, लेकिन काम कर रहा है घूम घूम के ह्यूम। हमारा इंडियन अध्यक्ष बना WC बनर्जी। बनर्जी जिस संस्था के हेड बने, वो संस्था पहले ही बन गई थी, किसके द्वारा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उस संस्था का नाम INU से INC करने वाले थे दादा भाई नौरोजी। तो 5 क्वेश्चन बन गए एक संस्था के ऊपर। चलो पढ़ो। तो एओ ह्यूम को इसका जनक कहते हैं, पिता कहते हैं, जबकि ये वर्ड कौन लेकर आया था इंडिया में? नहीं, इंडिया में कांग्रेस शब्द किसने इस्तेमाल किया? दादा ने। और कांग्रेस कहां से आया? नॉर्थ अमेरिका के इतिहास से, शब्द तो वही लाए ना। नेक्स्ट पढ़ना, कांग्रेस के बारे में ये डफरिन कहते हैं, वो जनता के अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। नेगेटिव बोल रहे हैं डफरिन इसके बारे में, जबकि विचार इसी ने दिया था बनाने का। वायसराय करजन, ये आगे जाके आएंगे और यही बंगाल का बंटवारा करेंगे 1905 में। ये क्या कहते हैं? कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। अब तुम्हें पढ़ के क्या लग रहा है? अंग्रेज कांग्रेस के पक्ष में बातें कर रहे हैं, विपक्ष में? देखो, 2 बड़े आदमी, एक तो बनवाने वाला डफरिन और फिर एक लॉर्ड करजन जो बंटवारा करेगा। नेक्स्ट पढ़ना, करजन ने कांग्रेस को गंदी चीज, घटिया चीज और देशद्रोही संगठन कहा, तभी तो बंटवाएगा फिर ये बंगाल को। और सोचो इस कांग्रेस की टक्कर में ये मुसलमानों को क्या सीख देगा कि क्या बना लो? मुस्लिम लीग। तो कांग्रेस से चिढ़ता है तभी ये सब काम कर रहा है ना। बंकिम चंद्र चटर्जी जो हमारे इंडियन है, क्या योगदान है बंकिम चंद्र चटर्जी का बताओ? वंदे मातरम। कब किया बंकिम चंद्र चटर्जी ने काम? इन्हीं को चट्टोपाध्याय भी कहते हैं, चट्टोपाध्याय, एक ही चीज है ये, चटर्जी चट्टोपाध्याय। पहला पॉइंट, इन्होंने 1874 में एक कागज में लिख दिया था वंदे मातरम, पर ये इसको लिख के शाम को ऐसे इनका मन दुखी था, इन्होंने वंदे मातरम एक कविता सी लिखी और अपनी अलमारी के कोने में रख दी। इनको खुद भी याद नहीं रहा, बस वो इमोशंस बाहर निकाले। पहले सुनो बेटा, समझो, लिखा तो गूगल पे है पर याद नहीं रहेगा। ये भूल गए बाद में इस काम को करके। फिर कुछ समय बाद जब इंडियंस बहुत दुखी रहने लगे, 1882 में इन्होंने एक उपन्यास लिखा जिसको नाम दिया गया आनंद मठ। मठ होता है जहाँ सन्यासी रहते हैं, तो सन्यासियों ने एक विद्रोह किया था जिसको बहुत बुरी तरीके से कुचल दिया गया था और बहुत सारे सन्यासी, निहत्थे लोग भी मारे गए थे। तो सन्यासी विद्रोह का वर्णन करता एक उपन्यास है आनंद मठ, जो बंकिम चंद्र ने लिखा। और इनके मन में वो इमोशंस दोबारा से जागे कि अपनी ज़मीन, अपनी मिट्टी कैसे हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो वो कागज़ जो इन्होंने 10 साल 8 साल पहले लिखा था ना, वो कागज़ उठा के निकाला और कहा ये यहाँ फिट कर देता हूँ नॉवल के बीच में। जैसे जब ओरिजिनल कॉपी बन रही थी तो उस नॉवल के बीच में जहाँ इमोशंस निकालने थे वहाँ ये कागज़ का टुकड़ा फिट कर दिया और कहा इसको छपवा दो, ये एक नॉवल छपना था। तो वो कागज़ जो पहले इनकी अलमारी के कोने में बंद था, वो नॉवल तो बिकेंगे ना, तो वो हर घर तक पहुंच गया। ऐसे करते करते लोगों के मुंह पे चढ़ गया वंदे मातरम। अब ये फेमस किसने किया? तीसरा पॉइंट, 1896 में सबसे पहली बार वंदे मातरम गाया और गाने वाला लड़का था उस टाइम पे टैगोर।
टैगोर ने खड़े होकर, जैसे तुम बैठे हो ऐसे संसद, ये अपना कांग्रेस बैठी थी और कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने कहा भी मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। नॉवल उस टाइम पढ़े लिखे लोगों को पढ़ने का शौक था, तो वहाँ खड़े होकर इन्होंने गाया था वंदे मातरम पूरा सिस्टमैटिक तरीके से। तो फिर खूब तालियों की गड़गड़ाहट, और यहाँ से फिर ये ना हर जवान लड़के के मुंह पे चढ़ गया। जैसे आजकल लोग कुछ भी मुंह पे गाने लगते ना, ऐसे उस टाइम पे लड़के ये गाया करते थे वंदे मातरम, और फिर पूरे देश में ये फैल गया कि भाई बहुत बढ़िया लिखा है। तो इसकी 3 सन आपको याद रखने हैं। 1874 लोग नहीं जानते क्योंकि तब ये एक कागज के टुकड़े पर था, तो लोगों तक तो नहीं पहुंचा था। पहली बार लोगों तक कब गया ये? 1882 में। और फिर जब कोई गा के दिखा दे तो गाने की धुन भी समझ में कि हाँ ऐसे गाना चाहिए, ये 1896 में टैगोर ने फेमस किया। आगे जाके ये टैगोर फिर लिखेंगे जन गण मन, और वो गाएंगे 1911 में, फिर वो छपेगा 12 में, फिर 13 में इनको प्राइज मिलेगा नोबेल पुरस्कार। तो पहले इनके बारे में बातचीत कर ली हमने। आ गया समझ में ये? बंकिम चंद्र चटर्जी, ऊपर कहीं भी एक नाम लिख लो, बंकिम चंद्र चटर्जी, किताब में पन्ने के ऊपर सफेद जगह लिख लो, 3 बातें लिखनी है बस। बंकिम चंद्र चटर्जी, पहला पॉइंट लिखना, 1874 वंदे मातरम लिखा, ये रफ में किया था ये काम, लेकिन फेमस हुआ आनंद मठ में छपने के बाद। 1882 आनंद मठ, ये उपन्यास है, नॉवल, इसमें छपा, और सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। पूछ लेते हैं आनंद मठ में क्या है, तो सन्यासी विद्रोह का वर्णन, और गाया गया 1896 में, पहली बार गाया गया। और गाने वाला आदमी कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। ये टैगोर, बनर्जी, घोष, बोस सब किस तरफ के हैं? ये बंगाल की बेल्ट के, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तब एक था बांग्लादेश भी। ठीक है, तो हमें 3-4 बातें याद, जैसे दादा के बारे में याद रखना है। किताब का नाम बताओ, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किस चीज की गिनती की उस जमाने में? नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम। किस सन की बात है ये? 1867 में। और कौन सी वो थ्योरी दी थी वो? हाँ, ड्रेनेज थ्योरी। किस चीज की ड्रेनेज? पैसे की, पानी नहीं, पानी की तरह पैसा बहा था। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे पढ़ते हैं। तो पहला अध्यक्ष हो गया, हम कहाँ पहुंचे? लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज हो गया, सेफ्टी वाल्व हो गया। और क्या कहा इन्होंने कि भैया ये जो है कांग्रेस, ये क्या है? बुराई करने लग गए थे ना, ये डफरिन बुराई कर रहे हैं। आगे हमने पढ़ा हमारे वाले, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यानी इन लोगों को बड़ी पोस्ट चाहिए, अध्यक्ष बनना, इनको सचिव बनना, इनको देश से कोई मतलब नहीं है, बुराई कर रहे हैं एक तरह से इसकी। लाला लाजपत राय ने क्या कहा? कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले, यानी ये मेला भरता है 3 दिन, लोग जैसे मेले में घूमने जाते हैं ना तैयार होके कपड़े बांध के, चलो भैया कांग्रेस का मेला भर रहा है वहां चलेंगे, आराम से रहेंगे, टेंट में सोने को मिलेगा, खाने को मिलेगा। तो लाला लाजपत राय जी कह रहे थे कि कांग्रेस भी ना टाइम पास का काम बन गई है। ये सब लोग बुराई कर रहे हैं, स्टार्टिंग में गड़बड़ चल रही है, इसका मतलब कांग्रेस बढ़िया काम नहीं कर पा रही। लाला लाजपत राय जी क्यों बुराई कर रहे हैं, थोड़ा आइडिया लगा सकते हो? लाल बाल पाल तो गरमपंथी है ना, तो इनको तो वो टाइम पास दिखेगा ना कि भैया ये क्या करते हैं, 3 दिन मजे करते हैं और फिर अपने घर, किया क्या देश के लिए, तो इसलिए बुराई चल रही है अभी। चलो अगले इस पर आ जाओ। अश्विनी कुमार दत्त कोई हैं, सिर्फ पढ़ते चलो, ने कांग्रेस के सम्मेलनों को 3 दिनों का तमाशा कहा। तो कोई कह रहा है कि 3 दिन का तमाशा लगता है, कोई कहता है 3 दिन का मेला भरता है, करजन कह रहा है मेरी इच्छा है कि मैं इसके मरने में मदद करूं, डफरिन कह रहा है ये फालतू की संस्था अल्पसंख्यक की, बनवाने में आगे थे, फिर धीरे धीरे बुराई करनी स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट पढ़ना, बिपिन चंद्र पाल ने इसे याचना संस्था का नाम दिया। याचना क्या होती है? किसी से प्रार्थना करना, बेचारे टाइप के लोग याचना करते हैं। तो ये जो गरमपंथी है ना, नाम देखो, बिपिन चंद्र पाल, तिकड़ी का ही तो लड़का हो गया ना ये, 3 लड़के थे, लाल बाल पाल, तो इन तीनों को थोड़ी ना उदारवादी पसंद आएंगे, तभी कह रहा है कि तुम लोगों को क्या काम है, कोई काम नहीं है तुम्हें, एप्लीकेशन लिख लिख के तुम जाते रहते हो, तुम्हें कोई सुनता भी नहीं है। तो याचना करना तो मतलब आपकी हीनता दिखाना। हाँ बेटा, नहीं, वो तो अब के हैं बेटा, ये तो पुराने थे। हाँ, उनका नाम वही है, और वो पाल नहीं लिखते, वो बिपिन चंद्र लिखते हैं सिर्फ, वो पाल नहीं लिखते। बिपिन चंद्र पाल तो क्रांतिकारी थे, वो बिपिन चंद्र है, सब लोग पढ़ते हैं ना 12 यूपीएससी वाले, उनकी किताब वो बिपिन चंद्र की है। चलो आगे पढ़ते हैं अब। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कौन सुरेंद्र नाथ बनर्जी? जिसने क्या बनाई थी? INU।
आईएनयू वाले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया, यानी आईएनयू के अलावा एक और बनाई थी इन्होंने, वो भी इसी का पार्ट बन गई, जिसका नाम था, क्या नाम था, नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो इन्होंने कॉन्फ्रेंस में सी आता है ना, देखो INU बनाई, फिर इन्होंने कभी INC भी बनाई, लेकिन उस सी का मतलब क्या था, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। ये बनाई थी 1884 में, ये बनाई 1886 में। इसी का नाम बदल के कर दिया गया था कांग्रेस, और बाद में इस कॉन्फ्रेंस को भी किसका हिस्सा बना दिया, कांग्रेस। यानी इस संस्था को बनाने में किस आदमी ने बहुत योगदान दिया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, उनकी ही INU थी, उन्हीं की कॉन्फ्रेंस थी, दोनों को मिला के INC बनी। चलो आगे पढ़ो अब इसमें, ये कॉन्फ्रेंस वाली लेट बनी थी 1886 में। बंबई में कांग्रेस का अधिवेशन होने से पहले ये अधिवेशन पुणे में प्रस्तावित था, फिर क्या दिक्कत हो गई, अकाल पड़ गया, कोई कहता है प्लेग फैल गया, कोई कहता है अकाल पड़ गया। दिसंबर 1885 में बंबई में हुए पहले अधिवेशन, इसको टिक कर लो, 1885 दिसंबर बंबई, शामिल 72 प्रतिनिधि, 72 मेंबर्स, सभी अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे। मैंने आपको क्या कहा, दिमाग बदलना एकदम से पॉसिबल नहीं होता, सबसे पहले लोगों के बीच में विचार भेजने होते हैं। तो 72 लोग जितने आए, क्या ये अनपढ़ थे या सब पढ़े लिखे और अमीर भी थे? एक और खास बात बेटा, इन सब के नाम में कहीं ना कहीं तुम्हें अमीरी छलकेगी। बहुत गरीब आदमी जो है ना, उससे आप देशभक्ति एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रही कि वो होता नहीं है, लेकिन एक्सपेक्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सबसे पहले बेसिक चीज है, आदमी अपना पेट भरेगा। अगर वो सुने ना, भूखे पेट ना होए भजन, कुछ इस तरह का कहते हैं कि अगर आप पेट से भूखे हैं ना तो भगवान का भजन भी नहीं कर सकते। जो बहुत गरीब आदमी है ना, उसको टेंशन होती है मेरा पेट कैसे भरेगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा। उसको आप कहो देश के लिए ये करो वो करो तो बड़ा मुश्किल है उसके लिए, क्योंकि बेसिक नीड में देशभक्ति नहीं आती, देशभक्ति सिखाई जाती है। पेट भरा होगा तो देशभक्ति अच्छी लगती है। तो जितने लोग 72 आए थे ना, आप इन सब का बैकग्राउंड पढ़ के देखना, इनमें से कोई बहुत गरीब नहीं था। आगे जाके बहुत सारे गरीब लड़के इसके मेंबर बनेंगे, वो तो HRA के भी बनेंगे, HSRA के भी बनेंगे, लेकिन एक होता है कि भाई मूल विचार, तो विचार उसके दिमाग में आते हैं जिसका पेट भरा हो। तो विचार शुरुआत में तो 20 साल विचार ही तो काम कर रहे थे, शुरू में क्रांति थोड़ी ना आई थी। आप खुद देखो, भगत सिंह का बैकग्राउंड पढ़ो, भगत सिंह एक अच्छे खाते पीते खानदान के थे। भगत सिंह रोटी के लिए तरसने वाले परिवार में से नहीं थे। भगत सिंह के पिताजी, दादा, चाचा सब नामी गिरामी लोग थे। सुभाष चंद्र बोस के पिताजी उस एरिया के उड़ीसा कटक में जन्म हुआ था, अमीर आदमी कहलाते थे। गांधी के पिताजी पोरबंदर के दीवान थे, टैक्स कलेक्शन का काम था, बड़े अफसर थे अंग्रेजी राज में। नेहरू के पिताजी तो खूब मालदार आदमी थे। तो अगर तुम समझ सको तो इस बात को ऐसे देखो कि कभी भी बहुत गरीब आदमी एकदम से नहीं बदलेगा, उस गरीब का पहले पेट भरना पड़ेगा। तो जो स्टार्टिंग हुई ना, इसमें जितने लोग पहुंचे वो सब पढ़े लिखे, शिक्षित कह लो, और अमीर लोग थे, क्योंकि उन्हीं का दिमाग सुन के समझने के काबिल था। गरीब आदमी पहले पेट भरेगा, इसीलिए स्टार्टिंग जब की गई तो एकदम से क्रांति की बात नहीं की गई, पहले विचार फैलाए गए। 20 साल विचार ही तो फैलाते रहे वो बुजुर्ग लोग, जिनको हम क्या कहते हैं। और तुम्हें क्या लगता है, लाल बाल पाल पहले नहीं थे? पहले भी थे। लाल बाल पाल के सामने तो कांग्रेस बनी है। अभी मैंने तुम्हें सन लिख के बताए थे, बताना लाला जी कब जन्मे थे, तिलक कब जन्मे थे, क्रांति से 1 साल पहले। और लाला लाजपत राय जी कब जन्मे हैं, 1865 में। अब खुद सोचो, ये आदमी 1885 में बड़े तो हो ही गए होंगे ना, 56, 66, 76, 86, 29 साल के थे ये जब कांग्रेस बनी। क्या 29 साल के आदमी में दिमाग नहीं होता? क्या होता है। और 20 साल तक इन्होंने काम नहीं किया। कब तक? 1905 तक। काम इन द सेंस वैसे नहीं कहा कि क्रांति करो। इसका मतलब ये भी जानते थे कि अगर मैं 1885 में कहूँगा क्रांति का बिगुल बजा दो और ये कर दो तो लोग कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि लोग पहले भूख से निपटना चाहते हैं। पहले 20 साल एक प्लेटफॉर्म तैयार जब हो रहा था, तब लाल बाल पाल ने क्रांति की बात कभी नहीं की। तो इसका मतलब ये भी जानते थे कि भूखे पेट किसी को हम लेके नहीं आ सकते क्रांति के रास्ते पर। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ आते आते तो इनकी एज भी तो कितनी बड़ी हो गई। फिर इन्होंने लाल बाल पाल ने इकट्ठे होके वो क्रांति और वो सब एक थॉट दिया। उससे पहले इन्होंने थॉट नहीं दिया था। ये जानते थे कि हमारे कहने से भी लोग हमारे पीछे चलेंगे नहीं। आगे जाके ना इन्होंने 1905 से पहले, जब तक ये लाल बाल पाल की तिकड़ी बनी, उससे पहले इन्होंने 2 उत्सव मना दिए थे। एक का नाम है शिवाजी उत्सव
और एक का नाम है गणेश उत्सव। दोनों महाराष्ट्र में आज भी मनाए जाते हैं। हर साल तुम्हें याद होगा गणेश चतुर्थी पे पूरा भारत तो कम करता है, लेकिन महाराष्ट्र में गणेश की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं, अपने घरों में लाते हैं, और वो गणेश चतुर्थी फिर उसको नहीं पानी में जो है वो छोड़ आते हैं, हाँ, तो विसर्जन कर देते हैं। तो ये गणेश उत्सव है। ये किसने स्टार्ट किया? ये किया था तिलक ने, महाराष्ट्र में। पहले भी था लेकिन इतने बड़े ग्रैंड लेवल पे नहीं था। शिवाजी कौन? हमारे वीर शिवाजी, छत्रपति वीर शिवाजी, उनके नाम पे, क्योंकि महाराष्ट्र की रगों में सब लड़कों को लगता था कि शिवाजी सबसे ताकतवर थे, छत्रपति, तो उनको शिवाजी के नाम को यूज करके इकट्ठा करना कंपैरेटिवली आसान था। इन दो उत्सवों पे वो पूरी भीड़ इकट्ठी करते, और कोई मना भी नहीं कर सकता, भाई उत्सव है, फेस्टिवल है। यहाँ जब इकट्ठे होते ना लोग, तो वो माइक पे भाषण देते और लोगों को उकसाते कि क्रांति के लिए काम करो, देश को आज़ाद कराने की विचारधारा बनाओ। तो यहाँ इनको एक प्लेटफॉर्म मिला। इससे पहले इन्होंने कुछ अखबार निकाले। पढ़े लिखे लोगों को बदलने के लिए ना उस जमाने में अखबार निकालना एक प्रचलन था, एक ट्रेंड था। तो इन्होंने 2 अखबार निकाले, एक का नाम था केसरी और एक का नाम था मराठा। मराठा मराठी भाषा में नहीं था, अजीब बात है, मराठा इंग्लिश में था और केसरी मराठी भाषा में था। उल्टा है, मराठा मराठी में नहीं था, मराठा किस में था? इंग्लिश में, और केसरी किस में था? मराठी। इन अखबारों को पढ़ पढ़ के लोग इंप्रेस होते कि भाई बड़ा अच्छा विचार है, देश में क्रांति करनी चाहिए, आज़ादी कोई भीख में मांगने की चीज़ नहीं है, आज़ादी छीन लेनी चाहिए। ये लोगों के दिमाग बदलने का काम करते थे। और फिर 2 उत्सव में ना थोड़े कम पढ़े लिखे और अनपढ़ भी इकट्ठे होते थे। ये तो सिर्फ पढ़े लिखों का टारगेट था, लेकिन जो कम पढ़े लिखे हैं, गाँव के हैं, वो उत्सव में ज़रूर जाते। वहाँ फिर उनको अपनी बातों से इंप्रेस करते कि भैया देश को, राजनीति को ताकतवर लड़के चाहिए। और ऐसा करते करते इन्होंने एक बैकग्राउंड तैयार किया। उसी बैकग्राउंड के कारण 1905 में इन्होंने ये कहना शुरू किया कि बुजुर्गों के काम करने का तरीका हमारी समझ से बाहर है, और ये कोई याचना की भीख में मांगने वाली चीज़ नहीं है। इन्होंने जब ये थॉट दिया तो इनकी तिकड़ी फिर इकट्ठी तुरंत से हो गई। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और ये क्योंकि गुस्से वाले थे, थोड़े से चीज़ों को छीनने में विश्वास करते थे, इसलिए इनका दल क्या कहलाया? गरम दल। तो गरम दल पहले क्यों नहीं बना? क्योंकि पहले लोग इकट्ठे ही ना होते, इनसे कोई इंप्रेस ही ना होता, इनकी किताबें कोई ना पढ़ता। तो पहले किताबों पे, अखबारों पे काम किया, उत्सवों पे काम किया, मेंटली प्रिपेयर किया भीड़ को, फिर भीड़ को अपने पास खींच के लाए लाल बाल पाल। तो ये कारण था। आगे देखो, हम पहुंचे हैं, कौन से पॉइंट पर हैं ये? 1888 ना, 18, हाँ, ये पॉइंट एक बार दोबारा पढ़ लो। दिसंबर 1885 बंबई में हुए पहले कांग्रेस के अधिवेशन में 72 सदस्य थे। सभी अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे, जिनमें विशेषकर वकील, तो पैसे वाले, व्यापारी, बंबई और बंगाल के जमींदार थे। ये बंबई और बंगाल क्या अमीर इलाके भी थे? व्यापार के 3 ही तो केंद्र थे, बंबई, बंगाल और मद्रास। इन तीनों में से ऊपर के 2 जो थे तो ताकतवर थे, ये पैसा था इनके पास। नेक्स्ट देखना, 1888 तक कांग्रेस पहले अधिवेशन में पारित मांग पत्र को विनम्र निवेदन विद ड्यू रिस्पेक्ट एप्लीकेशन के साथ हर अधिवेशन में दोहराती रही। तो क्या ये अपना हक मांगने के उसमें थे या एप्लीकेशन लिखने के? एप्लीकेशन। बड़े काइंड हार्टेड टाइप के लोग थे। नेक्स्ट पढ़ना, 1886 में डफरिन ने, अभी सोचो ह्यूम ने, अभी संस्था एक ही साल हुआ है, डफरिन ने ह्यूम को कहा ये धूर्त है, पागल है, बेईमान है और न जाने क्या क्या कहा, क्योंकि ह्यूम भारत में होम रूल आंदोलन के मुख्य प्रेरक बन गए थे। अब ये होम रूल क्या है? ये बेटा आयरलैंड का क्रांतिकारियों का एक संगठन था, लिख लो यहाँ, आयरलैंड का क्रांतिकारी संगठन। और आगे जाके इंडिया में भी ये धूम मचाएगा। जब इंडिया में कौन काम करेगा? तिलक और एनी बेसेंट। एनी कहाँ की हैं? आयरलैंड की। तो उसको तो पता था ना मेरे देश में कैसे क्रांतिकारी इकट्ठे हुए थे। यहाँ लिख लो, क्रांतिकारी संगठन। तो इसको क्या फील हुआ, इसको डफरिन को, कि ये एओ ह्यूम किस देश का है? ये स्कॉटलैंड का। और ये किसको बढ़ावा दे रहा है यहाँ पे? आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन को। तो ये घटिया है, ये मेरे देश के खिलाफ एक तरह से लोगों को भड़का रहा है। देखो, दोनों दोस्त थे, दोनों ने मिलकर काम किया। एक ही साल बाद डफरिन ने गलत बयानबाजी स्टार्ट कर दी। किसके बारे में? एओ ह्यूम। क्योंकि एओ ह्यूम ने कहाँ के क्रांतिकारी संगठन की बातें की? आयरलैंड के। ये खुद आयरलैंड का नहीं है, कहाँ का है? स्कॉटलैंड का। तो इस इंग्लैंड वाले को लगा कि ये मेरे देश की बुराई करता घूम रहा है और ये उस क्रांतिकारी संगठन के बारे में सबको बता रहा है, तो इसलिए इसने कहा। 1889 में इस टाइम पे कौन पैदा हुआ था? नेहरू।
नेहरू का बर्थ हुआ था। बम्बई कांग्रेस अधिवेशन सिर्फ पढ़ लो। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चार्ल्स ब्रेडला, डबल टिक कर लो, ये इंडिया के लिए काम करेगा, अच्छा आदमी है ये, चार्ल्स ब्रेडला। पढ़ो आगे। उपस्थित थे जो भारतीय मामलों में गहरी रुचि लेते थे। इन्होंने विधान परिषदों में सुधार को लेकर कांग्रेस के सदस्यों की मांगों के अनुसार ब्रिटिश संसद के लिए एक प्रारूप या ड्राफ्ट तैयार करके अपनी संसद में पेश किया। तो एक आदमी है अंग्रेज ब्रेडला, इसने हमारी बातों को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, इसने कहा यार तुम लोगों को लिखना नहीं आता, तुम्हारी कोई एप्लीकेशन नहीं पड़ेगा, तुम्हारी बातों को मैं सिस्टमैटिक लिखता हूँ, ड्राफ्ट करता हूँ, और मैं जाके कहाँ उठाऊंगा इस बात को, अपनी संसद में। आदमी बाहर का है, काम हमारे लिए कर रहा है। क्या नाम है इसका? ब्रेडला। एओ ह्यूम कहाँ का है? स्कॉटलैंड का। उसने विचार किसका आगे बढ़ाया? किसका? डफरिन का। लेकिन उसने फिर एक पैरेलल में एक और विचारधारा आगे बढ़ा दी, क्रांतिकारियों की। किस देश की? आयरलैंड। इस बात से कौन चिढ़ा? जो इंग्लैंड का था डफरिन, की स्कॉटलैंड वाला आयरलैंड के विचार को यहाँ घुसा रहा है ताकि लोग क्रांति करें। तो इस तरीके से दो लोग हमारे पक्ष में हो गए हैं। अभी तो एक ही नाम पढ़ा आपने, किसका? ब्रेडला का। ब्रेडला हमारे पक्ष में है। आगे पढ़ना। चार्ल्स ब्रेडला को भारतीय मामलों में अधिक रुचि लेने के कारण ब्रिटिश संसद के लोग इन्हें भारत के लिए सदस्य, वो इनके ऊपर हंसते थे कि भाई तू अंग्रेज नहीं है, तो भारतीयों की पैरवी करता है, ब्रेडला को कहते थे। तो टिक कर लो, भारत के लिए सदस्य। तो पूछ लेंगे बताओ हु इज नोन एज मेंबर फॉर इंडिया, और 4 नाम देंगे, कौन है मेंबर फॉर इंडिया? हाँ, तो ये आदमी हमारा नहीं है, लेकिन इसको लगता है कि इंडियंस की बात मुझे रखनी चाहिए और सिस्टमैटिक रखनी चाहिए क्योंकि इनको समझ नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स ब्रेडला। नेक्स्ट पढ़ो। 1885 से 1945 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर उदारवादी, टिक कर लो इसको, 20 साल तक उदारवादी नरमपंथी, पढ़ो, कहे जाने वाले नेताओं का वर्चस्व था क्योंकि इनका लक्ष्य था ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा, टिक कर लो। ये ब्रिटिशर्स से लड़ने की बात करते थे या एप्लीकेशन लिखते थे? और इनका फेथ था कि ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर जरूर ध्यान देंगे, एक दिन नहीं 2 दिन इनका मन कभी पसीजेगा और जरूर ये हमें अपने बराबर समझेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो ये निष्ठा करते थे। अपनी मांगों को प्रतिवेदन, नोटिस, भाषण, लेख, स्मरण पत्र और शिष्टमंडल 4-5 आदमी जाके के माध्यम से सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना। इन्हें ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में पूरा विश्वास था। तो बेचारे शरीफ लोग थे, किसके ऊपर विश्वास करते थे? ब्रिटिशर्स, कि एक दिन इनका मन पसीजेगा और ये हमें अपने बराबर मानेंगे। ये लोग कौन से वादी थे? उदारवादी। क्या इस टाइम कोई भी पैदा नहीं हुआ था क्रांति की सोच रखने वाला? थे, लेकिन वो अपना थॉट क्यों नहीं बढ़ा पाए? क्योंकि लोग तैयार ही नहीं थे। तो सोचो इन बुजुर्गों ने उस जनता को तैयार किया, इन्होंने बहुत काम किया जो दिखता नहीं है। नेक्स्ट पढ़ो। नरमपंथी या उदारवादी कहे जाने वाले प्रमुख नेताओं में दादा भाई नौरोजी। दादा की बुक का नाम? द पार्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। किस सन की पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम निकाली? 1867 की। और एक और काम, कौन सी थ्योरी थी वो? ड्रेनेज थ्योरी, धन निष्कासन का सिद्धांत। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कौन सी बनाई थी इन्होंने? 2 संस्थाएं, एक INU और एक इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस बनी थी 86 में और यू बनी थी 84। 86 वाली को भी आगे जाके किस में ऐड कर दिया? INC में, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये नाम किसने दिया? दादा। और ये नाम हमारा तो नहीं है, कहां से आया? नॉर्थ अमेरिका के इतिहास से आया ये नाम। चलो पढ़ो आगे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो पहुंचे ही नहीं पहली बैठक में, एब्सेंट थे, लिख लो यहाँ, एब्सेंट इन फर्स्ट मीटिंग। पहली मीटिंग में इसी की संस्था और यही नहीं पहुंचे। फर्स्ट मीटिंग AB लिख लो, एब्सेंट। गोपाल कृष्ण गोखले, ये तो बड़े चालाक दिमाग वाले आदमी हैं। ये लास्ट मोमेंट पे नहीं अपना खेल खेलेंगे और किसके सारे काम पे पानी फेर देंगे? तिलक के। तिलक ने कहाँ काम कर रखा था? नागपुर में ना। एन मौके पे आके क्या बोले? नागपुर में बैठक नहीं होगी। बैठक कहाँ होगी? सूरत में। तो ये बहुत चालाक हैं। और ये किसके राजनीतिक गुरु हैं? गांधी के। गांधी ने कहा था ये मेरे पॉलिटिकल गुरुजी हैं, यहाँ लिख लो, गांधी के राजनीतिक गुरु। और गुरुजी का साथ बस 1-1.5 महीने मिला। जनवरी में गांधी जी लौटे थे, 9 जनवरी 15, फरवरी में ये मर भी गए, 15 में ही चले गए ये। ठीक है, तो गांधी के राजनीतिक गुरु। आगे पढ़ना। फिरोज शाह मेहता थे, मदन मोहन मालवीय थे। तो ये बड़े बड़े उम्रदराज लीडर्स। आगे पढ़ो। उदारवादी नेताओं ने अपनी मांगे मनवाने के लिए ब्रिटेन में, अंडरलाइन करो, ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। तो इसका मतलब दादा कहाँ जाते रहते थे लगातार? ब्रिटेन में, अपनी जेब से खर्चा करके जाते थे।
नेक्स्ट पढ़ना, सिर्फ पढ़ लो। 1888 में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। अगला भी पढ़ लो बस। प्रारंभ में कांग्रेस के प्रति सरकार का दृष्टिकोण तटस्थता का था, ध्यान नहीं दिया, जिसका एक उदाहरण है लॉर्ड डफरिन को टिक करो। स्टार्टिंग में डफरिन ना पॉजिटिव था कांग्रेस को लेके, और इसने कांग्रेस के बड़े बड़े लोगों को अपने घर लंच पे भी बुलाया था, ये टिक करना। लॉर्ड डफरिन द्वारा कांग्रेस को कलकत्ता अधिवेशन 1886 के बाद सदस्यों को गार्डन डिनर देना, तो इसने कांग्रेस के लोगों को अपने महल में खाना भी खिलवाया था, तो स्टार्टिंग में ये इतना बुरा नहीं मानता था। नेक्स्ट पढ़ लो बस। उदारवादियों का आंशिक दबाव, टिक करो। इनका दबाव बुजुर्गों का ज्यादा था या आंशिक था? आंशिक क्या होता है? बहुत थोड़ा, अंश मात्र, ज्यादा दबाव नहीं था, आंशिक दबाव, ठीक है। इसके बाद बस इसमें कुछ नहीं है, थर्ड लाइन पीछे टिक करना। ये सुधार अपर्याप्त थे, अंग्रेज जो कर रहे थे ना वो ठीक नहीं था, मतलब पर्याप्त नहीं था और असंतोषजनक थे। चलो इसके बाद लास्ट बस ये कल पढ़ेंगे फिर सारे, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें होके सेकंड में तब्दील होंगी, तो कल उसका बेस पढ़ के तब आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जो भी सही।